Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Hope you all will be very fine. लेक्चर का आगाज करते हैं बहुत खूबसूरत दुआ के साथ. रब्बि ज़िदनी इल्मा. My dear students, today we want to discuss a very important topic and that is regarding the DNA sequencing. DNA sequencing के हमारे पास my dear students दो मेथड हैं. उनमें से एक का नाम है मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड और दूसरे का नाम है फ्रेडरिक सांगर मेथड. आज हम जो मेथड या प्रोटोकॉल अंडरस्टैंड करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग मैक्सम एंड गिलबर्ट. देखते हैं उन्होंने ये सारी टेक्निक कैसे और कब इवॉल्व की. इसके लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 26 है जो हम पढ़ रहे हैं और मैक्सम गिलबर्ट का मेथड. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1976-1977 में, राइट. और इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर और इन दोनों साइंटिस्ट में से एक का नाम था एलन मैक्सम और दूसरे का नाम था वॉल्टर गिलबर्ट. इन दो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही ये मैक्सम और गिलबर्ट के नाम से जाना जाता है. ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये किस चीज पे बेस कर रहा है, ये सेंट्रल डॉगमा या सेंट्रल जो इसका एक्टिविटी है वो क्या है. नंबर 1 कि हम लोग डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि हम डीएनए को किसी खास पॉइंट से वीक कर देते हैं और वीक होने के बाद उसको तोड़ना आसान हो जाता है. तो उस पॉइंट को हम क्लीविंग पॉइंट या क्लीवेज पॉइंट का नाम देते हैं. चूंकि यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं और क्लीवेज भी कर रहे हैं, लिहाजा हम इस मेथड को क्या नाम देते हैं, केमिकल क्लीवेज मेथड. क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल और क्लीवेज मेथड, यानी कि केमिकल्स की मदद से डीएनए को पीसेस में ब्रेक कर लेना. अब इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है प्रोटोकॉल या प्रोसीजर या मेथड, तरीकाकार कि कौन कौन से स्टेप्स है कि जिनके ऊपर चल के इवेंचुअली हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला स्टेप है माय डियर स्टूडेंट्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए. और आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि हम डीएनए को कैसे एम्प्लीफाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ पीसीआर. आपको पता है पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और उसके रिजल्ट में हम बहुत ही कम टाइम में मिलियंस कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये पहला स्टेप हमें करने के लिए पीसीआर ट्यूब और पीसीआर मशीन और तमाम किस्म की जो यू कैन से नाइट्रोजनस बेसिस है वो रिक्वायर्ड होती हैं. प्राइमर आपको बताया गया ये सारी बात. फिर हम करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं पीसीआर के रिजल्ट में, मैं उन सारी के सारी कॉपीज को क्या करूंगा, डीनेचर करूंगा. यू नो वेरी वेल, ये आपने पीसीआर में भी पढ़ा था कि अगर मैं किसी डीएनए को डीनेचर करना चाह रहा हूं तो फिर मुझे 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से हीट करना पड़ेगा. तो जब मैं उसे हीट करूंगा तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. जब दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड को आइसोलेट करूंगा और उसे प्योरीफाई करूंगा. और इस पर्पस के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का. और एज अ रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आई विल ऑब्टेन और आई विल गेन अ वेरी प्योरीफाइड वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आउट ऑफ द टू. फिर हमने करना है कि हमारे स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को जिससे मैंने प्योरीफाई कर लिया है उसके एक एंड को, वो कौन सा होना चाहिए, 5 एंड, उसके एक एंड को मींस 5 एंड को मैंने लेबल कर दिया ताकि मैं उसकी प्रेजेंस को पहचान सकूं. किससे लेबल करना है, बाय मींस ऑफ एन आइसोटॉपिक फॉस्फेट. और इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैमा P32 ATP. जाहिर है अगर मैं फॉस्फेट को ट्रांसफर करना चाहता हूं तो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था पार्ट 1 में कि उसके लिए हमारे पास काइनेजेस आते हैं. तो काइनेजेस मेरे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफरेजेस की एक टाइप है जो फॉस्फेट को एटीपी से उठा के इस डीएनए के 5 एंड पे अटैच करवा देगा. यू नो P30 इज द नॉर्मल फॉस्फेट एंड P32 इज द रेडियोएक्टिव फॉस्फेट. तो इस रेडियोएक्टिव फॉस्फेट को मैंने बेसिकली यहाँ पे अटैच करवाना है. सब्सटेंस यूज किया है मैंने गैमा P32 ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द काइनेज. तो इस सारे रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होगा कि ये वाला रेडियोएक्टिव फॉस्फेट इस प्योरीफाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक एंड पे अटैच हो जाएगा. उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को 4 डिफरेंट पीसीआर ट्यूब्स में
या एपन डॉफ में या सिंपल छोटी ट्यूब में डाल देना है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस सिंगल स्ट्रैंडेड फॉस्फेट लेबल्ड डीएनए के 4 यू कैन से पार्ट्स कर दिए हैं और कोई इंडिविजुअली 4 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। मैंने क्या किया कि मैंने इस पर्टिकुलर ट्यूब में इस सैंपल को डालने से पहले उनके ऊपर लेबल लगा लिए। कौन कौन से? G, A+G, T+C और C। आपको बताएंगे कि आखिर हमने ये क्यों इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी आपने ये समझना है कि हमने यहाँ पे G लेबल किया है इस ट्यूब को लेबल किया है A+G, इसको लेबल किया है T+C, इसको लेबल किया है C। इन पर्टिकुलर ट्यूब्स के अंदर जो मेरे पास डीएनए है वो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में खास न्यूक्लियोटाइड की मॉडिफिकेशन करवाएगा। फॉर एग्जांपल, पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने जो डीएनए मॉडिफायर इस्तेमाल किया है, लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को कि मैंने यहाँ से मॉडिफायर्स का एरो लगाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मैप भी आपके माइंड में रह सकता है कि किस तरीके से बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन को इससे रिलेट कर रहे हैं कि ये डीएनए मॉडिफायर है। पहली लाइन कहाँ थी? ये वाली, ये डीएनए डाल दिया मैंने। कौन सा वाला? स्टेप 4 से हासिल होने वाला। फिर स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने हर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एक डीएनए मॉडिफायर डाला। डीएनए मॉडिफायर क्या कर रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जी को अफेक्ट करता है डाइमिथाइल सल्फेट, राइट? A+G को अगर मैं ट्रीट करना तो आई हैव टू ऐड फॉर्मिक एसिड। इफ आई वांट टू ट्रीट T+C, इसमें से खास तौर पे T, तो फिर वो इस्तेमाल होगा मेरे पास क्या? हाइड्रोजीन। और अगर मैं खाली C को फाइंड करना चाह रहा हूं, आई हैव टू ट्रीट इट विद NaCl। तो इन चारों टेस्ट ट्यूब को मैं ये चीजें डालने के बाद आई विल वेट फॉर सम टाइम। जब मैं सम टाइम वेट करूंगा तो ये केमिकल्स इस पर्टिकुलर डीएनए पे एक्शन करेंगे और उसे ब्रेक कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर ऐड कर देना है कोई डीएनए क्लीविंग सब्सटेंस। वो जो मेरे पास डीएनए क्लीविंग सब्सटेंस है, बेसिकली उसका काम क्या है कि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जाहिर है जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही मेरे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, बिल्कुल सांगर के मेथड की तरह से, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पे इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज पिपरिडाइन। तो पिपरिडाइन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की क्या कर देता है? क्लीवेज कर देता है। लेकिन इस सारे काम को करने के लिए मुझे किसी खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, किसी खास टाइम की जरूरत होती है। वो टेम्परेचर टाइम क्या होता है, इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की। तो मुझे इन सारी चीजों के साथ साथ ऐड करना होता है DMSO, और जो DMSO इट स्टैंड्स फॉर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी कि इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के सेट में ये चेंजेस लेके आएंगी। फॉर एग्जांपल, जिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैंने G लेबल किया था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डीएनए हर उस जगह से टूट जाएगा जहाँ पे ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होगी, राइट? तो जहां जहां भी G प्रेजेंट होगा वहां से डीएनए इस पॉइंट से टूट जाएगा। फिर उसके बाद जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने A+G लेबल किया था, तो वहां पर एडेनिन भी ब्रेक होगा और G भी ब्रेक होगा। फिर टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में डीएनए उन तमाम जगहों से टूट जाएगा जहां T भी प्रेजेंट था और C भी प्रेजेंट था। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब पे मैंने C लेबल किया था, वहां पे डीएनए उन तमाम जगहों से टूट जाएगा जहां पे C प्रेजेंट होगा। यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के ब्रेक पॉइंट्स का पता है, कहां कहां से डीएनए टूटना है, मुझे उसके बारे में पूरा इल्म है कि टेस्ट ट्यूब G में G पे ब्रेक होगा, A+G में A+G पे ब्रेक होगा, T+C में T+C से ब्रेक होगा, और C वाली टेस्ट ट्यूब में सिर्फ वो C पॉइंट से ब्रेक होगा, राइट? अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसको रीड करना है, इसको देखना है। तो उस पर्पस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है। जब मैं बात करता हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मुमकिन है आपकी माइंड में ये बात हो कि हम यहाँ पे करेंगे एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे हम लोग पॉलीक्रिलामाइड जेल इस्तेमाल करते हैं, दैट हैज गॉट मच थिनर यू कैन से स्पेसेस, और इट इज मोर एक्यूरेट वन। तो यहाँ पे हम पॉलीक्रिलामाइड जेल इस्तेमाल करते हैं, और उस पॉलीक्रिलामाइड जेल के ऊपर
हासिल होने वाले बैंड्स को हम लोग डायरेक्टली रीड कर सकते हैं फ्रॉम दैट वेरी रेडियोग्राम। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, या फिर ये कर सकते हैं अगर मुझे उस पर्टिकुलर बैंड्स को मुझे मिल गया है, फ्रेगमेंट साइज जो ऑब्टेन हो गया है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे उस पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट साइजेस मिल गए हैं और मैंने उसको किसी खास फ्लोरेसेंट डाई से लेबल कर लिया है, तो फिर मैं उसे ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में डाल के भी सीक्वेंस को प्रिंट करवा सकता हूँ। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली हम लोग ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं कल के लेक्चर में। अब हम देखते हैं आखिरी बात कि इस पर्टिकुलर जेल को रीड करने के बाद हमें फायदा क्या होता है, हम कैसे डिड्यूस करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बेसिस प्रेजेंट है। तो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि हम जो न्यूक्लियोटाइड्स की स्पेसिफिक बेस की प्रेजेंस है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन फ्रेगमेंट्स से यू कैन से एनालाइज कर रहे होते हैं, राइट। कि किसी मकाम पे अगर एक बेस प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग बेस से हम उसकी यू कैन से प्रेजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए के सामने मुझे पता है टी आना है, तो अगर मुझे किसी पोजीशन पे ए का पता है तो कॉन्सिडरेबली मुझे ये पता है कि सामने टी ही आएगा। तो इस तरीके से हम किसी चीज की प्रेजेंस और एब्सेंस से इसका फायदा या उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड का गुड क्या है, मीन्स अच्छी बात क्या है, और बैड मीन्स बुरी बात क्या है। अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने बोला आप लोगों से कि हम इस पर्टिकुलर रेडियोग्राम से डायरेक्टली डीएनए को रीड कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद इसकी फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन का अंदाजा हो सकता है। फिर आखिरी बात यह है कि इसको हम एपिजेनिक मॉडिफिकेशंस ऑफ द डीएनए को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात यह कि इसमें बहुत सारे हैजर्डस केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल पिपरिडीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजीन, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियो लेबल्स जो इस्तेमाल हुए हैं, दे आर ऑल एनवायरमेंट यू कैन से हैजर्डस और हेल्थ हैजर्डस, इसलिए इसके लिए अच्छी बात नहीं है। चूंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा केयरफुल हैंडलिंग चाहिए होती है, और इसमें चांसेस का एरर जो है वो भी ज़्यादा है। फिर हम आखिरी बात कर रहे हैं कि इट कैन नॉट बी यूज टू सीक्वेंस मोर देन 500 बेस पेयर्स, यानी कि ये छोटी छोटी जीन्स को सीक्वेंस तो करवा सकता है, बड़ी बड़ी जीन्स को सीक्वेंस करवाने के लिए ये वाला मेथड कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए चूंकि ये वाला मेथड बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए ये वाला मेथड बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल भी नहीं हुआ, और इस मेथड को हम लोगों ने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए भी आइडियलाइज या यू कैन से ऑप्टिमाइज नहीं किया। इसीलिए हमने इसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम लोगों ने जिस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेडरिक सैंगर मेथड। तो आई होप कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इस सारे नॉलेज को किसके फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस दुआ के साथ कि आप अच्छा इंसान साबित हों अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, उस माशरे के लिए। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।